कटघरे में कोर्ट की सुरक्षा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच आ चुकी हूं। आज ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दिल्ली का साकेत कोर्ट, जहां एक बार फिर से चली है गोलियां, जहां पर आज सुबह के 10 बजे के करीब, जब अमूमन बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे केसेस सुनवाई के लिए आए होते हैं, यहां पर इस भीड़ में लोगों के बीच कड़ी सुरक्षा के बीच गोलियां चलती हैं। गोली चलती है, एक महिला को टारगेट किया जाता है, 4 राउंड गोलियां हैं, आपसी विवाद बताया जा रहा है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा महत्वपूर्ण ये है कि ये पहला मामला नहीं है जब दिल्ली के कोर्ट में ऐसी गोलीबारी हुई हो। इसके पहले भी इतिहास इस बात का गवाह है, इस बात का साक्षी है कि लगातार 2021 से अगर उठाकर देखें तो लगातार कोर्ट परिसर में गोलीबारी हो रही है, फायरिंग होती है और इस फायरिंग के बाद सवाल खड़ा होता है सुरक्षा का। सुरक्षा का भाव वहां पर मौजूद आम जनता के बीच भी सुनिश्चित करना, सुरक्षा का भाव वहां के वकीलों में भी सुनिश्चित करना, यह सवाल और चर्चा दोनों बन जाता है, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं निकल पाता है। आज एक बार फिर से साकेत कोर्ट में हुई फायरिंग इस मुद्दे को ज्वलंत कर रहा है कि आखिर कोर्ट परिसर में जो लोग हैं, कोर्ट की सुरक्षा, खास तौर से सुरक्षा सुनिश्चित कैसे की जाएगी, जबकि आज जो परिस्थिति बनी उसमें कहा जा रहा है कि सुरक्षा चाक चौबंद थी, मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए थे, बावजूद इसके एक शख्स वकील की वेशभूषा में अंदर घुसता है, फायरिंग करता है और आराम से फरार हो जाता है। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि देश की अदालतें, अब अदालतें कम और जंग का मैदान ज्यादा बन चुकी हैं? और अगर ये परिस्थिति बन रही है तो ये कितनी चुनौतीपूर्ण है? आखिर कोर्ट की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? जजेस और वकीलों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? आम जनता की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? ये तमाम सवाल होंगे आज चर्चा में, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह पूरे मसले को समझाने के लिए हमारी आज की ये टीजर रिपोर्ट। दिल्ली की अदालतों में हुए हत्याकांड और गोलीबारी से आम जनता के मन में भय बना हुआ है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी से कोर्ट की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया है। जिस तरह भरे कोर्ट परिसर में एडवोकेट की वेश में एक व्यक्ति महिला पर 3 से 4 राउंड फायरिंग करता है, महिला चिल्लाते हुए जान बचाने के लिए भागती है और भीड़ खड़ी तमाशा देखती रहती है और हमलावर वहां से फरार हो जाता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा तलाशी के बावजूद एक व्यक्ति हथियार के साथ अदालत परिसर में प्रवेश कर जाता है। बता दें कि ये कोर्ट के अंदर फायरिंग की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद काफी सवाल उठे थे और कोर्ट परिसर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। कोर्ट के अंदर आने जाने वाली लोगों की जांच की जाती है। इसके बावजूद आज ये वारदात कैसे हुई, इसकी भी छानबीन की जा रही है। वहीं अब इस मामले पर आप सरकार ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को निशाना बनाया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरों के काम में अड़चन डालने और हर बात पर गंदी राजनीति करने की बजाय सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अगर नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल इस मामले पर जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस मुद्दे पर भले ही राजनीति गरमा रही हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित कैसे होगी? क्योंकि ये पहला मामला तो है नहीं जहां पर फायरिंग हुई हो कोर्ट परिसर के अंदर ही। जांच के बावजूद जो अंदर लोग जाते हैं उनकी जांच कहा जाता है कड़ी होती है, बावजूद इसके अगर ऐसे केसेस सामने आते हैं तो निश्चित रूप से बड़ा प्रश्न भी खड़ा होता है। हम उन प्रश्नों का जवाब ढूंढें उससे पहले आपको जरा इतिहास में ले चलना चाहते हैं कि आपके सामने वो बड़ी 5 घटनाएं रखते हैं जहां पर कोर्ट परिसर के अंदर ही गोलियां चली, हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 5 बड़ी वारदातें। 22 अप्रैल 2022 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की घटना हुई थी। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना थी जब वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हुई थी और इस कहासुनी के बाद फायरिंग, जिसमें 2
वकीलों को गोली लगी थी और ये मुद्दा उस वक्त बहुत गरमाया था। फिर 9 दिसंबर 2021 की बात करते हैं। आईईडी ब्लास्ट से दहल उठा था रोहिणी कोर्ट परिसर। कोर्ट नंबर 102 में अचानक ये ब्लास्ट हुआ था। उस वक्त ये सवाल उठा था कि आखिर आईडी यहां पर पहुंचा कैसे। तीसरी बड़ी घटना 24 सितंबर 2021 की, जब दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूटआउट हुआ। वकील की ड्रेस में ही हमलावर कोर्ट पहुंचे हुए थे और आज भी जो घटना हुई है वकील की वेशभूषा में ही आरोपी पहुंचता है। उधर जुलाई 2021 की भी बात कर लेते हैं, जहां द्वारका कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई। चैम्बर 444 के अंदर गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई। और दिल्ली हाई कोर्ट में 7 सितंबर 2011 को जबरदस्त धमाका हुआ, जिस ब्लास्ट में 17 लोगों की मौत हुई थी और 77 लोग घायल हो गए थे। यानी लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जब घटना होती है तो सवाल उठते हैं, सवालों पर चर्चा होती है, हाई लेवल मीटिंग्स हो जाती हैं, सुरक्षा को कड़ा करने के लिए बड़े बड़े रोड मैप्स तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर अगर ऐसी घटना फिर भी हो जाती है तो फिर वही प्रश्न कि क्या सिर्फ घटनाओं को देखने के बाद सबक लेकर रोड मैप्स तैयार होते हैं या इस पर एग्जीक्यूशन टाइटली हो पाता है। आज यही होगा चर्चा का विषय और इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ आज का जो खास पैनल जुड़ रहा है, स्वागत करती हूं हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट संदीप मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी भी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मेरे सहयोगी प्रेम कश्यप भी सीधे साकेत कोर्ट से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेम को भी मैं देख पा रही हूं। आप तीनों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे और यहां पर दर्शकों को खास तौर से बता दें कि इस चर्चा में हमने किसी भी पॉलिटिकल बॉडी को इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया है क्योंकि यह मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। हम इसमें किसी भी तरीके की राजनीति नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर समस्या सामने है तो समस्या का समाधान निकले, इसी की कोशिश होगी चर्चा के दौरान। सीधे अपने पैनलिस्ट के पास चलते हुए सबसे पहले मैं प्रेम आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि इस पूरी खबर पर अपडेट जरूरी हो जाता है। फिलहाल ये बहुत बड़ी घटना ऐसे समय में हुई है जब बीते वर्षी याद है कि हाई लेवल मीटिंग की गई थी दिल्ली कमिश्नर के साथ और सुरक्षा को चाक चौबंद करने के कई रोड मैप्स तैयार हुए थे, बावजूद इसके ऐसी घटना हो जाती है। देखिए अभी बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम 10:30 बजे के करीब हुआ और आज जो ये शूट आउट हुआ है ये बहुत मतलब आप समझिए कि कोर्ट के अंदर जो है 2 लेयर सुरक्षा होता है और 2 लेयर सुरक्षा को पार करके कोई वकील जो है वो पिस्टल लेके इन कर जाता है। और देखिए जो आरोपी है उसकी पहचान जो है कामेश्वर सिंह के रूप में हुई है और इन दोनों के बीच जो है पूर्व से भी विवाद जो है वो चला आ रहा है, जो कि पैसे को लेकर विवाद था। और आपको यह भी बता दें कि जानकारी के लिए कि जो महिला है वो पूर्व में जेल भी जा चुकी है, पिछले वर्ष वो 2 महीने के लिए जेल में रही है। तो देखिए और वकील जो है इनको भी बार काउंसिल के द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। तो दोनों का जो है आपराधिक इतिहास और आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। लेकिन देखिए मेन मुख्य सवाल जो है ये हो जाता है कि किस तरीके से 2 लेयर सुरक्षा को क्रॉस करके आप पिस्टल लेके अपराधी इन कर जाता है। और ऐसा ये नहीं है कि पहली बार हुआ है। आपको याद होगा कि रोहिणी में 2021 में 25 सितंबर कोगी शूट आउट होता है और गैंगस्टर कोगी को वहीं पे मार दिया जाता है। कोर्ट के अंदर आईडी ब्लास्ट हो जाते हैं, रोहिणी का कोर्ट के अंदर बम मिल जाता है। तो आप दिल्ली पुलिस पे भी सवाल उठते हैं कि देखिए दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात रहते हैं और सबसे बड़ी बात है मेटल डिटेक्टर है। हम जब कोर्ट इन करते हैं तो सबसे पहले हमें मेटल डिटेक्टर से क्रॉस होके जाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद लावनी इस तरह की घटना हो जाती है तो ये दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े करती है। देखिए सवाल जी प्रेम आती हूँ मैं आपके पास। सवाल बहुत सारे हैं, आप सीधे संदीप जी आपके पास आते हुए, क्योंकि यहाँ पर आज जो घटना हुई है ये घटना आज फिर से इसलिए ताजा कर देती है पिछली घटनाओं को कि हर बार सवाल उठता है कि कोर्ट परिसर, वो कोर्ट परिसर जहां पर हलचल हो, वो कोर्ट परिसर जहां पर आम जनमानस भी पहुंच रहा है, जहां पर वकील पहुंच रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, जहां पर जजेस भी मौजूद हैं, वहां पर इस तरीके की घटनाएं अगर रुकने का नाम नहीं लेती हैं तो क्या अब आपको लगता है कि जिस बात को लगातार बार एसोसिएशन उठा रहा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इसको लेकर संजीदगी दिखाई जाए, वो समय आ चुका है या समय निकल गया और इस पर गंभीरता से इसे नहीं लिया जा रहा? लावनी जी देखिए यहाँ पे हमारे सामने पूर्व एसीपी बैठे हुए हैं भूषण जी, और
जिस बात को आप उठा रही हैं उसका आज मुझे 1-1:30 बजे के करीब अनुभव हुआ। मैं ये किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है खास करके। तो 1-1:30 बजे के करीब मैं जब हाईकोर्ट पहुंचा, जी होता क्या है कि जनरली हाईकोर्ट में वकील गाड़ी रोकते हैं, आगे का बोनेट खोल के तलाशी होती है, पीछे डिग्गी की तलाशी होती है। लेकिन क्योंकि 12 बजे 1 बजे 2 बजे पहुंचते कोर्टों में भीड़ थोड़ी सी कम हो जाती है, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी थे उन्होंने मुस्कुरा, अरे सर जाओ, मैंने कहा ठीक है थैंक यू, इतना कह के मैं आगे निकल गया। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाएंगे इसी चीज को देखेंगे, अगर गाड़ी कपिल सिब्बल साहब की है, सिंघवी साहब की है, या हमारे जैसे एक आम वकील की है, सभी की गाड़ी की तलाशी, चाहे वो सुबह 8 बजे पहुंचेंगे चाहे शाम को 5 बजे पहुंचेंगे, भीड़ हो या ना हो, बिना गाड़ी तलाशी के गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। दूसरी बात, फ्रिस्किंग सबकी होगी, चाहे आप कितने भी बड़े लॉयर हों, चाहे आप इंटर्न हो, चाहे जो भी हैं, आपकी फाइल स्कैनर में जरूर पड़ेगी। अब देखिए पूरी दिल्ली की अदालतों में बड़ा अच्छा सिक्योरिटी का सिस्टम है और सब कुछ किया गया है कि स्कैनर लगे हुए हैं, मेटल डिटेक्टर के गेट लगे हुए हैं और हमारे पुलिस ऑफिसर भी वहां पे डिप्लॉय रहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, एक थोड़ी देर जो कोर्ट का आवर होता है 10 से 12 बजे तक का भीड़ होती है, तो वहां तक तो सब कुछ चाक चौबंद रहता है, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा सब लोग रिलैक्स होने लगते हैं। तीसरी बात जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, हमारे अधिवक्ता बंधुओं का भी थोड़ा इसमें सहयोग होने की जरूरत है। हम इसे अपने प्रेस्टीज से जोड़ते हैं जब हमारी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, हमें इसमें पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए पुलिस का, न कि उन्हें एक कहना चाहिए कि आप मुझे परेशान कर रहे हो। अगर पुलिस मुझे 15 सेकंड की बजाय 30 सेकंड मेरी तलाशी लेती है तो मुझे उस पर खुश होकर उन्हें शाबाशी और थैंक्स बोलना चाहिए कि आप हमारी सुरक्षा जांच कर रहे हैं और आपने 15 सेकंड की जगह 30 सेकंड लगाया, मतलब आप ज्यादा गंभीर हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप मुझे थोड़ा सा अलाउ करेंगी, एक सामाजिक कुरीति बनी चली जा रही है, खास करके जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो रियल एस्टेट में इन्वॉल्व हैं या जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर एक आदत सी बन गई है कि कहीं से लॉ डिग्री मैनेज कर लो तो वकील बन जाओ, और उसका प्रोटेक्शन वो थानों में जाके भी दिखाते हैं, कोर्टों में भी जाके दिखाते हैं, जबकि रियल सिचुएशन ये होती है कि उनका अदालतों से, वकीलों के कामकाज से कोई लेना देना नहीं होता है। उन्होंने वकालत सिर्फ और सिर्फ पार्किंग स्टिकर के लिए और समाज में भौंस बनाने के लिए जो है ले रखी है। जी चलिए, ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है और ये महत्वपूर्ण आपने बिंदु उठाया है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, इसी भी साहब आपके पास आते हुए महत्वपूर्ण ये है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात संदीप जी ने कही कि ये तो दोनों की जिम्मेदारी है कि इसमें किसी भी तरीके की हीला हवाली नहीं बरती जाए। कोई वकील उसको स्टेटस से जोड़ देते हैं, इसलिए भाई नहीं चेकिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, या अगर संबंधों की बात होती है जिसको रोज का आना जाना है उसको भी कह दिया जाता है हाँ ठीक है आप जाइए, बहुत लाइटली ले लिया जाता है। लेकिन क्योंकि संदीप जी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आती हूं जो लो कोर्ट्स हैं, खासतौर से जो साकेत, रोहिणी या खड़कड़नुमा की बात की जाए, यहाँ पर जो केसेस आते हैं ज्यादातर क्रिमिनल केसेस होते हैं और यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि जो फर्स्ट हाफ होता है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। जितनी भी घटनाएं मैक्सिमम अगर आप उठाकर देख लीजिए तो वो फर्स्ट हाफ में हुई हैं। क्या ऐसे समय में जो भीड़ बहुत ज्यादा होती है ये पुलिस के सामने चुनौती होती है, इसलिए थोड़ी हीला हवाली हो जाती है, या क्या वजह आप देख पा रहे हैं? क्योंकि हर बार ऐसे केसेस होते हैं और उस केस के बाद सवाल दिल्ली पुलिस पर लगता है। महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और बड़े विवेचना के तरीके से, एनालिटिकल तरीके से इस बात को रखा है। तमाम जो व्यूअर्स हैं समझने की कोशिश करें, जो मिश्रा जी ने सवाल उठाए हैं वो बहुत जेन्युइन है, ग्राउंड से रिलेटेड है, जमीन से जुड़े हुए सवाल हैं। हिंदुस्तान में 3 P काउंट किए जाते हैं, प्रेस, पुलिस और पॉलिटिशियन। कई बार ये लोग अपने आप को अबव लॉ मान लेते हैं, चाहे पुलिस वाले हों, प्रेस वाले हों या पॉलिटिशियन हों। अभी आपने देखा कि अतीक के नजदीक में जो प्रेस वाले नहीं जाने चाहिए थे, झूठा माइक, झूठी आईडी लेकर पहुंच गए और वहां एक बहुत बड़ा शूट आउट हो गया जिसमें अशरफ और अतीक मारे गए, जिसको लेकर तमाम मीडिया में, तमाम हिंदुस्तान में चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस के फेलियर पर सवाल पैदा किए जा रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली की कोर्ट्स में इस तरह के शूट आउट नहीं हुए। मैंने 36 साल दिल्ली पुलिस में नौकरी की है, मैंने 30 यारी कोर्ट में, रोहिणी के अंदर और तमाम कोर्ट्स के अंदर शूट आउट होते हुए देखे हैं।
और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मिश्रा जी ने बहुत लास्ट में एक बहुत सटीक बात कही थी कि इस प्रोफेशन में बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जो इस प्रोफेशन के लायक ही नहीं है। यदि सही ढंग से उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड, उनकी डिग्री चेक कर ली जाए तो बहुत सारा चीज ऐसी मिल सकती है जो नहीं होनी चाहिए थी। परंतु आपने देखा कि जो भी इंसिडेंट दिल्ली में हुए हैं उसमें मोस्टली मैक्सिमम जो एडवोकेट की ड्रेस के अंदर, चूंकि पुलिस वाले और जो एडवोकेट है हमारा आपस का एक इस तरह का चोली दामन का साथ है कि हम डेली एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कोर्ट के अंदर, तो हम मान के चलते हैं। और प्रेस वालों के, आप लोगों के साथ भी ये हमारी जो जुड़ाव है कि हम मानते हैं कि प्रेस वाली लावणी बिल्कुल जेन्युइन पत्रकार हैं और बिल्कुल ठीक जगह पर आ गई, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस यही दिक्कत शुरू होती है। यदि इस दिक्कत को खत्म कर दिया जाए तो इस तरह की इंसिडेंट नहीं होंगे। नहीं तो एसीपी साहब, ये तो फिर उस हिसाब से हाई लेवल मीटिंग जो लास्ट ईयर हुई थी जब गोंगी गैंगस्टर का शूट आउट हुआ था, तो खुद दिल्ली कमिश्नर ने कहा था कि देखिए इस तरीके की कोई हिला वाली नहीं, आप मुझे भी, अगर मैं भी वहां पहुंच रहा हूं तो आप मेरी भी चेकिंग करिए। मतलब ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। उसमें जो डिसीजन हुए थे उसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी अदालत है, जो सिस्टम्स, जो गैजेट्स, जो पुलिसमैन वहां पर ऑफिसर्स लगाए गए उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और जो दूसरी जो कोर्ट्स हैं, रोहिणी है, आपने तमाम पटियाला हाउस कोर्ट है, साकेत कोर्ट है, उनमें जो लिटिगेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, पब्लिक के लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। यदि आप पीक आवर्स में देखें तो पुलिस वालों को इतनी लंबी क्यों लगेगी कि शायद 12 बजे तक भी उनकी एंट्री ना हो पाए यदि प्रॉपर फ्रिस्किंग चेकिंग की गई। परंतु इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। यदि इस तरह के हालात आते रहेंगे तो वो भी पुलिस को जो स्टेप्स हैं लेने पड़ेंगे। उसमें जरूरत है केवल वकीलों का सहयोग की। संदीप जहाजी ने बिल्कुल क्लियर बताया और बिना लोग किसी लगाव लगेट के बताया कि कुछ हीला हवाली करते हैं। मैं पटियाला हाउस कोर्ट का सिक्योरिटी इंचार्ज रहा हूं, वहां पर झगड़े की नौबत तक आ गई है, पुलिस बुलानी पड़ी है लोकल पुलिस स्टेशन से। तो इस तरह की जो नौबत है, जब तक हम सब मिलकर इस समस्या से, चैलेंज से कोशिश नहीं करेंगे भुगतने की, तो इस समस्या बनी रहेगी और इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। तो इसलिए जरूरत है कि जो वकील पक्ष है और पुलिस पक्ष है तमाम इस चीज को समझे कि यूनिफॉर्म के अंदर होते हुए भी उनको प्रॉपर फिस्किंग चेकिंग की आवश्यकता है। तो झा साहब ने भी इस बात को रखा है। यानी सिस्टम से आप बाहर नहीं निकल सकते, सिस्टम में रहकर ही ऐसी चीजों को रोका जा सकता है। और जब सिस्टम टूटता है तो ये परिस्थिति सामने आती है। मेरे साथ प्रेम जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि शायद प्रेम इस वक्त ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। प्रेम, आप सुबह भी ग्राउंड पर थे, आप खुद आंखों देखी बता रहे थे, आप कुछ देर तक वहां ठहरे भी थे। जो समस्या अभी संदीप जी ने या वेदभूषण जी ने बताई कि कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे को जानते हैं तो ठीक है, थोड़ा सा लाइटली ले लिया जाता है, क्या आपने भी वहां पर कुछ ऐसा महसूस किया? क्योंकि जब हम साकेत कोर्ट की बात करते हैं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर तो 2 लेयर सिक्योरिटी है, पहले मेटल डिटेक्टर है और उसके बाद मैनुअल डिटेक्शन भी होता है। प्रेम, अभी जैसे कि अभी हमारे पूर्व एसीपी वेदभूषण जी भी बता रहे थे कि जिस तरीके से ये चीजें होती है, लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है। आप देखिए कोर्ट के, मैं बता रहा हूँ, कोर्ट में ये आप दरवाजा मेरे पीछे देखेंगे, ये जो दरवाजा है यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी के जवान भी तैनात होते हैं। इसके बाद जो लेयर होता है वो पुलिसिंग लेयर होता है। इसके बाद अंदर जाने के लिए जो है वहां पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाते हैं, जिसमें कि अगर कोई भी सामान लेकर अगर कोई अंदर जाता है तो वो पता चल जाता है, जो कि पूरी जांच प्रक्रिया है उसके साथ ही अंदर जाते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव जगह है। देखिए लावनी, जो कोर्ट है यहाँ पर लोग न्याय के लिए आते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर से इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई तो लोगों के अंदर डर भय जरूर बनता है। और दिल्ली के अंदर से लगातार ये चीजें निकल कर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो है एम्बुलेंस भी मौजूद है। हम बाहर देख रहे थे जो एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी भी एम्बुलेंस की गाड़ी मौजूद है। और अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है तो महिला की स्थिति जो है, जिसको गोली लगी थी, उसकी स्थिति ठीक है। लेकिन आप देखिए ये सोचने वाली बात है कि एक अपराधी पिस्टल निकालता है, कोर्ट परिसर के अंदर 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई जाती है। और जैसा कि टीसीपी भी बता रही है, टीसीपी इस बात की पुष्टि कर रही है कि 5
5 राउंड गोलियां चली हैं और साथ ही साथ 5 राउंड गोलियां चलने के साथ 2 गोलियां महिला के पेट में लगी है, 1 गोली हाथ में लगी है और एक वकील के जो मुंशी है उसको भी गोली लगी है। तो देखिए ये जो है बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है दिल्ली पुलिस के लिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है सुरक्षा को सुनिश्चित करना, खास तौर से ऐसे समय में जब हम एक के बाद एक देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हुए। मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले संदीप जी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए छोड़कर जाती हूँ कि जो परिस्थिति बनी हुई है, इस परिस्थिति में हमने रूटीन में देखा कि एक तो वकील की वेशभूषा चुनी जाती है, जितने भी हमलावर हैं पुराने केसेस में भी ये देखा गया कि काला कोट पहनकर एंट्री की जाती है। दूसरा, अगर आज के केस में देखें तो जो बैकग्राउंड नजर आ रहा है हमलावर का, वो कहा जा रहा है कि वो सस्पेंडेड मेंबर है बार काउंसिल के, वो सस्पेंडेड हैं। तो क्या जो सस्पेंड हो चुका है उसकी भी एंट्री वहां पर हो सकती है? संदीप जी आपके पास आ रही हूं। प्रश्न छोड़कर गई थी आपके पास कि वकीलों की हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न यही था कि वेशभूषा वकीलों की होती है और दूसरा ये कि एक व्यक्ति जो सस्पेंडेड है उसकी एंट्री क्या इजीली हो सकती है कोर्ट में? देखिए, सस्पेंड होने के बाद कोई भी गेट के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है, ये तो बिल्कुल हर किसी को भी समझ में आता होगा। और ऐसा है भी कि अगर कोई अधिवक्ता निलंबित है तो न्यायालय के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ ना, तो इसीलिए ये प्रश्न मैंने पूछा। देखिए, जो चीज भूषण जी ने कहा ना कि भीड़ बहुत होती है और ये सारी चीजें, देखिए हम एक बात आपसे बताएं, यहाँ पे हमारा अनुभव रहा है। आपको अगर पता हो कि शहादरा कोर्ट में कुछ समय के लिए पास सिस्टम किया गया था, तो पास सिस्टम में क्या होता था कि जिस लॉयर को मतलब केस में जो लॉयर होता था वो ऑथराइज करके भेजता था कि यह क्लाइंट है मेरा और इसको कोर्ट में अलाउ किया जाए। लेकिन पास सिस्टम से क्या हुआ कि फिर वहां पे कुछ पर्सनल लिटिगेशन का जो मैटर होता था, फीस वगैरह का इशू, उसका आने लगा। फिर वकीलों ने क्या किया, जिसकी फीस बाकी होती थी वो कहता भाई मैं पास तो इशू करूंगा नहीं। फिर इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आई और परेशानियां आई, फिर पास सिस्टम को बंद कर दिया गया। देखिए, अगर हम सिक्योरिटी के मामले पे सही गंभीर हैं तो हमें हर चीज को, जो सिस्टम है, कहीं से ऐसा तो है नहीं कि एक्सरे स्कैनर नहीं है कोर्टों के अंदर या स्टाफ नहीं है, हमें चीजों को तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर मैंने आपसे सुबह ही कहा, मतलब डिबेट में शुरू से ही हमने कहा कि जब सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सिक्योरिटी चाक चौबंद हो सकती है, पर्सनल वही होते हैं, डिप्लॉयमेंट रहता है, एक्टिविटी का परसेंटेज जो है 100% होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में जब 12-1 बजे के बीच भीड़ हल्की होने लगती है तो सोचने का तरीका और काम करने का तरीका थोड़ा सा डाइल्यूट सा हो जाता है। एक चीज समझिए, यहाँ पे हमें एक सिस्टम जो डिजिटल बना हुआ है उसका उपयोग करना होगा। हमें आधार से, मोबाइल से, इन सब चीजों का जो ई कोर्ट सिस्टम है, इन सब चीजों को कनेक्ट करके कहीं न कहीं जो हमारे लिटिगेंट अदालतों में आते हैं उसको सिंप्लीफाई करना होगा प्रोसीजर को, जिससे कि जो पास सिस्टम शहादरा में फेल हुआ, शहादरा कोर्ट में, इस चीज को मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे अधिवक्ता बंधु इसको सुनेंगे तो शायद इस चीज में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण इनका बनेगा कि जो पास सिस्टम फेल हुआ क्योंकि वो फिजिकल पास सिस्टम था। अगर हम इस पूरी तरह को डिजिटल कर दें, जिसमें कि अगर हम ई फाइलिंग के समय जो लिटिगेंट है उसका मोबाइल नंबर डालते हैं, ऑनलाइन सिस्टम में ऐसा किया जाए कि जिसका मुकदमा लग रहा है ऑनलाइन अपना मोबाइल नंबर डाले तो अगले दिन के लिए पास जनरेट कर ले। क्यूआर कोड हो, क्यूआर कोड जो है सिक्योरिटी गेट पे स्कैन किया जाए, स्कैन होते ही अगर क्यूआर कोड असली होगा तो अगले को एंट्री अलाउ होगी। इन सब चीजों को थोड़ा सा हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आप चीजों को। जी संदीप जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये एक वे हो सकता है और सिक्योरिटी को स्ट्रांग करने का। लेकिन यहाँ पर एक और प्रोसीजर आप देखिए ना, आप कह रहे हैं कि प्रोसीजर्स तो हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में एक्चुअली डाइल्यूट हो जा रही है चीजें, इसलिए ये सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर भी हम इस केस में भी देख रहे हैं। एसीपी साहब आपके पास आ रही हूँ। इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसा कि अभी संदीप जी कह रहे हैं कि ठीक है डिजिटल हो जाता है, स्कैन किया जाए तब एंट्री दी जाए, ये तो हुआ ना एग्जीक्यूशन का पार्ट। तो एग्जीक्यूशन कराने का जो पार्ट है जो हमारी पुलिस विभाग पर है, यहाँ पर एक शख्स बंदूक अपने पास रखता है, मेटल डिटेक्टर लगा है, वहां से तो वो निकला होगा। अगर मेटल डिटेक्टर में बाई चांस, चलिए अगर ये कहते हैं कि मशीन में कुछ गड़बड़ी है, फिर मैनुअल डिटेक्शन होता है, वहां पर भी अगर नहीं पकड़ पाता कोई तो इसका मतलब खामी उनमें है जो चेकिंग कर रहे हैं।
सवाल तो ये है ना कि एग्जीक्यूशन जो कर रहे हैं वो उन पर सवाल इसीलिए उठ रहा है। देखिए लावनी, संदीप जी ने जो बात कही है, आज के जो डिजिटल टाइम है उसमें बिल्कुल प्रासंगिक है। मुझे अभी अमेरिका जाना पड़ा, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को काउंटी कोर्ट बोलते हैं, एडवोकेट को अटॉर्नी बोलते हैं और जूरी बोलते हैं। और मुझे जेल जाने का मौका मिला, मुझे जेल देखने का मौका मिला। एक बिल्डिंग में नीचे कोर्ट चल रही है, उसके ऊपर ही जेल है, उसके ऊपर जेल से सीढ़ियों से उतार के, लिफ्ट से उतार के कैदी को लाकर पेश कर दिया जाता है। परंतु जो हमारे दुर्भाग्य से जो दिल्ली की कोर्ट या इंडिया की कोर्ट्स बनाई गई, वो इतनी हाईटेक या इतनी आगे सोचकर नहीं बनाई गई थी। उसमें एडवोकेट्स के चैम्बर भी वहीं पर हैं, उसी में अदालत है, उसी में पुलिस की चौकी है, उसमें तमाम सिस्टम, कैंटीन भी वही है, डाकखाना भी उसी प्रीमिसेस, बैंक भी वहीं पे है। तो बहुत सारी संख्या में, अब मैं काउंटी कोर्ट में गया था, उसमें 73 मुलजिम टोटल थे उस जेल के अंदर, पूरे जिले के अंदर। आप सोचिए, यहाँ हजारों की तादाद में मुलजिमों को पेश किया जाता है और उसी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में एडवोकेट्स आते हैं, जजेस हैं, पब्लिक है। संजीव जी ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया कि यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया जाए। किसी भी कोर्ट में किसी भी टाइम कहीं पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में एंट्री पा सकते हैं। पर जब डिजिटल टाइम होगा तो उसमें संभव नहीं हो पाएगा। केवल आप जिस कोर्ट में आपको काम है, जिस चैम्बर में जाना है, केवल आप वहीं पर विजिट कर पाएंगे। तो ये जो समस्याएं तो रहेंगी, इसको ऐसा नहीं कि वहां अमेरिका में शूट आउट नहीं होते, पर कुछ चीजों से, संभावनाओं से रूल आउट किया जा सकता है कि हाँ, आइंदा को इस तरह की चीजों में कमी लाई जा सकती है। जी, सवाल मेरा ये था कि ये तो निश्चित रूप से हम लोग समाधान पर बात कर रहे हैं आज। ये तमाम समाधान हो सकते हैं, ये उपाय हो सकते हैं, लेकिन उपाय बनने के बाद भी एग्जीक्यूशन कैसे हो, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग क्या इतने गंभीर होंगे, इतनी संजीदगी दिखाएंगे? क्योंकि यहाँ पर भी तो आपने खुद ही कहा और शुरू में भी मैंने जिक्र किया कि जब हाई लेवल मीटिंग हुई थी, खुद दिल्ली कमिश्नर की अध्यक्षता में बहुत सारे नॉर्म्स तैयार किए गए थे, उसको इंप्लीमेंट करवाने की जो जिम्मेदारी थी, क्या जिम्मेदारी निभाने वालों ने वो जिम्मेदारी निभाई? सवाल यहां पर आकर अटक जाएगा। हम कितने भी उपाय बना लें, उपाय बनने के बाद तो हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है ना उसे। बिल्कुल मैं मानता हूं, चूक तो जरूर हुई है, परंतु इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है हमेशा बना रहता है। क्या आप इसको, हम यहीं पर रहेंगे या इससे जाके आप जो इससे कुछ सीख लेकर, जैसे झा साहब ने सुझाव दिया है, क्या उस पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या पुराना सिस्टम चलता है? जो मैनुअल सिस्टम है बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं। अभी आपने देखा कि जापान के प्राइम मिनिस्टर, जिनके पास आर्मी, फौज सब कुछ थी, उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। जापान जैसे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर पर अटैक कर दिया गया, फौज, सिक्योरिटी सब कुछ होने के बाद। तो संभावना से इनकार नहीं किया सकता, परंतु हाँ, उसमें कोशिश की जा सकती है जिसका स्कोप हमेशा बना रहता है और होना भी चाहिए। तमाम मीटिंग, तमाम कोशिश हो सकता है, रहनी चाहिए। बिल्कुल कोशिशें होती रहनी चाहिए, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये जो कोशिश हो वो 100% हो, ताकि हम बार बार ऐसी चर्चा लेकर नहीं बैठे। हमारे साथ प्रेम, क्योंकि ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। प्रेम, आपका बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट हो जाता है ऐसे समय में। आप संदीप जी को भी सुन रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, आप फॉर्मर एसीपी साहब को भी सुन रहे हैं, वेदभूषण जी को भी। दोनों जो समाधान बता रहे हैं वो समाधान हो सकता है, लेकिन समाधान के पहले की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जिन लोगों को इन्वॉल्व होना है, क्या वो सीरियसनेस आप देख पाए? क्योंकि आप खुद, मैं बार बार इसलिए ग्राउंड का जिक्र कर रही हूं क्योंकि आपने वहां पर उस परिस्थिति को महसूस किया था। निश्चित तौर पे लवली, जैसा कि आपने एग्जीक्यूशन की बात की, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बनते हैं, लेकिन आप प्रॉपर्ली उसको एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आपको पता है, 2 लेयर बैरिकेडिंग भी है, सुरक्षा व्यवस्था है, बकायदा चेकिंग है, मेटल डिटेक्टर से चेक होती है। और ऐसा कि तो कोर्ट परिसर में, देखिए ऐसी घटना तो जेल के अंदर आ रही है। जेल के अंदर जो है, अभी आप देखिए कि गैंगवार से हत्या हो जाती है, ब्लेड, वो ऑपरेशन ब्लेड, उसके कुछ ही दिन पहले हमने दिखाया था, हमने रिपोर्ट किया था, हत्या हो जाती है। और वो आती कहां से है? तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो लोग आज सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हैं, उनकी चाक चौबंद बहुत जरूरी हो जाती है। क्योंकि अगर अधिक अंदर, चाहे वो जेल हो, वहां पर अपराधी अंदर है, प्रवृत्ति, उनकी आपराधिक प्रवृत्ति है, लेकिन अगर चीजें उनके पास पहुंचेगी तो वो चीजें होगी, घटना घटेंगी। तो इस वजह से बिल्कुल, तो यानी ये पूरा जो इकोसिस्टम है उसकी स्क्रूटनी की जरूरत सबसे पहले है। ये इकोसिस्टम ही ऐसे सिचुएशंस का जन्मदाता है। संदीप जी, आप दोनों से अब लास्ट कमेंट लूंगी। संदीप जी, पहले आपसे, क्योंकि हम लोग आज इसीलिए हमने किसी भी पॉलिटिकल बॉडी को नहीं रखा है। एक दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, राजनीति करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब कोई समस्या हो तो उसका समाधान निकालना महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए आज हमने अपने गेस्ट पैनल
टेबल में आप दोनों डिग्निटरीज को रखा है ताकि हम एक समाधान की तरफ बढ़ सकें। लास्ट कमेंट आपका संदीप जी अब बहुत महत्वपूर्ण है। आपने 2-3 पॉइंट्स तो गिनवा दिए, लेकिन इन 2-3 पॉइंट्स के को एग्जीक्यूट करने में क्या कुछ चैलेंजेस है, ये भी आप मानते हैं, और वो चैलेंजेस क्या हैं, उन पर कैसे पार पाया जा सकता है? लावनी जी, मैं 2 पॉइंट रख रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो हमें जो एलएलबी में एडमिशन होता है, लॉ का एडमिशन होता है, उसी समय हमें एक एफिडेविट सबसे लेना होगा। हमारे खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है, क्रिमिनल मामला दर्ज नहीं है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो हमें लॉ की डिग्री अवार्ड नहीं की जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के कैंपस के अंदर अगर आपका 1.5 लाख का मोबाइल भी सड़क पे पड़ा हुआ है वहां पे, तो कोई हाथ से उठाता नहीं है, क्योंकि पूरा प्रोसेस डिजिटल है और आप कहीं भी कैमरे की निगाह से बच नहीं सकते। तो इस तरह से हमें डिजिटल और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एंट्री सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करना होगा। हमें मैन पावर की आवश्यकता नहीं, हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। मैन पावर की जरूरत नहीं, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। वेदभूषण जी, आपका समाधान जल्दी से, शार्प कमेंट सर। देखिए लावनी जी, जो कानून मीटिंग और तमाम पेपर वर्क है, अब वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जिससे कि जो इस तरह की जो इंसिडेंट है, चाहे वो जेल के अंदर है, चाहे अतीक का इंसिडेंट है, जो आज जो कोर्ट का, उनको अवॉइड किया जा सके, उनको किसी तरह से इन चीजों को होने से बचाया जा सके, लोगों की लाइफ बचाई जा सके। क्योंकि अदालत एक ऐसी जगह है जहां जुडिशियल ऑफिसर्स भी होते हैं और इनोसेंट सिटीजन्स भी होते हैं जो विक्टिम होते हैं। यदि उनके ऊपर भी कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ तो लोगों का लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस से और अदालत से, वकीलों से विश्वास वो विश्वास उठ जाएगा, और इसीलिए क्रेडिबिलिटी के लिए जरूरी है कि महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और जो समाधान आज हमारे अतिथियों ने सामने रखे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस पर आकलन भी होगा, मंथन भी होगा, और उस दिशा में एक बड़ा कदम भी उठाया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर आज का जो इंसिडेंस है वो एक फिर से सबक है, उदाहरण है कि हमको किस तरीके से अपने कोर्ट्स की सुरक्षा को कटघरे में लेकर नहीं जाना है, कोर्ट की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। चंद समाधान जो बताए गए कि डिजिटल अगर होता है हमारा कोर्ट, तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सुरक्षा के दृष्टिकोण से निभाई जा सकती है। और उससे भी बढ़कर हम कितना संजीदगी दिखाते हैं, जो वहां पर पुलिस मौजूद है वो कितनी संजीदा होती है, अपने अपने काम को लेकर कितनी संजीदगी है, ये तय करने की जिम्मेदारी स्वयं की होती है। और जब स्वयं में ये भावना आ जाएगी तो ऐसे किसी केसेस पर ना कोई तस्वीर सामने आएगी, ना हम और आप मिलकर ऐसी कोई चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तस्वीर हमारे बीच होगी। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।